तो आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, है ना। क्या है उत्कर्ष? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो हीटिंग इफेक्ट क्या है। नॉर्मली आप समझना कि पंखा बहुत देर तक चलता है तो गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं। इसका मतलब करंट से क्या हो रहा है? हीटिंग हो रही है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, जब हम बहुत सारे इंसुलेटर का इस्तेमाल करें या रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, उस केस में क्या होगा? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस की जा सकती है, समझ आया। और फिर उसी हीट का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए किया जा सकता है। जैसे हीटर होता है तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा सा उधर हो जाएगा भाई। जैसे कि हीटर होता है, ठीक है, उसके बाद ये आयरन होता है, समझ आया। ये सारी चीज़ों में किया जा सकता है। तो वही वो आपको समझा रहा है, कह रहा है कि आपको पता है कि बैटरी या सेल जो है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जो केमिकल रिएक्शन होता है सेल में वही जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा था, जो कि इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाता है। ठीक है, टू फ्लो द करंट थ्रू अ रेजिस्टर और सिस्टम ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। ये बातें आप पढ़ चुके हो। अब कह रहा है कि आपने ये देखा था कि करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स है वो एक्सपेंड करता रहता है अपनी एनर्जी को। ठीक है, वो एनर्जी बढ़ाता रहेगा। ठीक है, उस वजह से ये चीज़ होती है। अब कह रहा है कहाँ वो एनर्जी जाती है, तो कह रहा है जो पार्ट होता है सोर्स एनर्जी का, ठीक है, मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। वो हो सकता है यूजफुल वर्क में कंज्यूम हो जाता है। जैसे मान लो कि पंखा चल रहा है, तो भाई पंखा चल रहा है तो वही बात है ना कि वो जो सारी एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो यूजफुल वर्क में चली गई, वो जो घूम रहा है पंखा। लेकिन यहाँ पे बात क्या ना कि बात यह है कि जो रेस्ट है बच गई है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? मे बी एक्सपेंडेड इन हीट। वो एनर्जी कहाँ गई? हीट में। वो कहाँ गई? हीट में, जिससे गैजेट का टेम्परेचर क्या होता है? राइज होता है। क्या होता है? राइज, है ना। कह रहा है अगर हम पंखे को चलाते हैं तो वो क्या होता है? बहुत देर तक चल रहा है, ठीक है, तो वो गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो वही कहता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट अगर प्योरली रेजिस्टिव है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर हमने पूरी तरह उसे रेजिस्टिव बनाया हुआ है तो क्या होता है कि जो रेजिस्टर्स होते हैं बस उन्हें ही बैटरी से करा जाता है, और जो सोर्स एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है? डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। पूरी तरह हीट में ही आएगा। अभी तो क्या हो रहा है? कुछ एनर्जी उसे मूव करने में जा रही है और कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। जब हम बहुत सारे रेजिस्टर को लगा देंगे तो क्या होगा? सारी एनर्जी जो है वो क्या होगी? हीट के फॉर्म में ही आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, और इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत? कि जब सोर्स एनर्जी जो है वो पूरी तरह हीट के फॉर्म में आए। किसके फॉर्म में आए? हीट के फॉर्म में। समझ आ रहा है? और यही बात है कि आजकल जो है इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, इन सब में यही यूज होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ एक नए टर्म से मिलोगे जिसको कहते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो इसको जरा समझना। कह रहा है मान लो करंट है आई, ठीक है, फ्लो हो रहा है रजिस्टर में से आर। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और टी जो है वो टाइम है, ठीक है, विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। ठीक है, कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। क्यू चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो होगा क्या। कह रहा है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। कह रहा है जो काम हो रहा है, ये बात तुम पढ़ चुके हो ना कि वर्क डन बराबर क्या होगा? देखो ये याद है? वर्क डन का फॉर्मूला कहाँ है बताओ पूरे चैप्टर में? वर्क डन कहाँ यूज होता है? पोटेंशियल डिफरेंस में होता है ना। वो हमने क्या पढ़ा था? V बराबर वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये बात पढ़ी थी। चार्ज को किससे डिनोट करते हो? Q से। ठीक है, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? QV होगा कि नहीं? वर्क डन बराबर Q इंटू वी। बात समझ में आ रही है? तो वही यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि जो वर्क डन है, जो कि चार्ज को ले जाने में किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V, वो कितना है? वी क्यू। अब एक बात है, कह रहा है सोर्स जो है ना वो कितनी सप्लाई करेगा एनर्जी, है ना? वी क्यू इन टाइम टी। ठीक है, कि वी क्यू के बराबर करेगा। किसके बराबर करेगा? इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, ठीक है, वी क्यू के बराबर और टाइम टी में। तो हम किसको बोलते हैं? पावर। ठीक है, तो पावर हो जाता है रेट। क्या हो जाता है? रेट। हमने क्या किया? टी से डिवाइड कर दिया। वी क्यू को क्या किया बेटा? टी से डिवाइड कर दिया। वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो क्या आ गया? पावर। क्या आ गया? पावर। बात समझ में आ रही है? पावर बराबर यहाँ क्या हो गया? वर्क डन अपॉन में टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया जा रहा है। पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया जा रहा है। कोई दिक्कत है इस बात में? तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। ठीक है,
कि सोर्स जो है वो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा, वी क्यू, कितनी सप्लाई करेगा, वी क्यू, ठीक है। इतना ही काम हो रहा है तो इतनी एनर्जी है ना, एनर्जी और वर्क डन लगभग लगभग सेम चीजें हैं। तो वही बात है कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है टी टाइम में, तो पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी को क्या बोल देंगे, पावर, क्या बोल देंगे। इतने में कोई दिक्कत। अब एक बात पे ध्यान दो कि हमें पता है पावर बराबर हमने क्या करा, वी क्यू अपॉन में टी, और ये क्यू अपॉन में टी क्या होता है, आई। करंट बराबर पड़ा था ना भाई कि चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये चीज आ गई, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात उत्कर्ष, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे चलती है, ठीक है। कि हमने ये देखा था कि एक तो ये बात, ठीक है, कि वर्क डन वाली आ जाती है और चार्ज वाली, कि वर्क डन बराबर क्या होता है तुम्हारा V इंटू क्यू, वी इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ T से डिवाइड किया तो क्या बना, पावर, ठीक है। और बात ये हो जाती है यहाँ पे कि Q अपॉन टी क्या होता है, I, Q अपॉन टी क्या होता है, I, ठीक है। तो ये हो गया P बराबर वी आई, P बराबर, कोई दिक्कत। एक ये पढ़ा था V बराबर क्या होता है, आई आर, V बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है। और एक ये पढ़ोगे, अब वी आई साथ आ गए, वी आई क्या हुआ, साथ आ गए, तो बराबर हो गया P के, किसके बराबर हो गया, समझ आया, वी आई पी बन गया, क्या बन गया, ठीक है। आया भाई सूजन। अब देखो होगा क्या, कह रहा है जो एनर्जी सप्लाई हो रही है सर्किट से, ठीक है, टाइम में, तो वो हो जाएगा पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, होगा कि नहीं भाई। टोटल एनर्जी हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ हमने क्या निकाला है, पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, तो उतना ही एक यूनिट टाइम में पी है, तो टाइम से वापस क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें टोटल एनर्जी का पता लग जाएगा। तो वी आई टी क्या हो गया, वी आई टी, ठीक है। तो कह रहा है ये जो एनर्जी है इसका क्या होगा, तो एनर्जी जो है वो रजिस्टर में जाएगी हीट की तरह, ठीक है। तो वही बात है। तो कह रहा है 10 फॉर स्टीडी करंट है, आई अमाउंट ऑफ, जितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, जितना हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हीट है, हीट बराबर क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, पावर क्या है, वी आई, पावर क्या है बेटा, वी आई। तो फॉर्मूला क्या बना, वी आई टी, एच बराबर वी आई टी। तो हीट एनर्जी टोटल कितनी होती है, वी आई टी के बराबर। कोई दिक्कत है इस बात में, समझ में आ रहा है। आगे देखो, कह रहा है अब अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, क्या लगा दें, ओम्स लॉ, ठीक है। तो क्या बोलेगा, ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या आता है, V बराबर क्या होता है, आई आर, ठीक है। तो V की जगह मैं आई आर रख दूं तो I का स्क्वायर हो जाएगा भाई। H बराबर क्या है, वी आई टी, ठीक है। अब मैं रखूंगा H बराबर V की जगह क्या रख दूंगा, आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर आई टी, होगा कि नहीं। तो आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। कोई दिक्कत है इस बात में, ठीक है भाई, समझ आ रहा है, शाबाश। तो H बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर टी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये इस तरीके से सारा काम कर रहा है, सब कुछ कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, शुरू से जो यहाँ तक पढ़ा है। कह रहा है ये जो लॉ अप्लाई होता है ना, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो यही बोलता है, इम्प्लाई दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर इज, ये लॉ हमें यही सब बताता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के। ये तुमने देखा ना, यहाँ आई स्क्वायर आ गया, मतलब करंट के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, और किसके है, टाइम के। तो यही तीसरा पॉइंट आपका लिखा गया है, समझ आ गया। तो हमें यही लॉ बताता है कि तीनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आई बात समझ में। तो ये चीज है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है भाई सूजन। अब कह रहा है प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, टू नोन वोल्टेज इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट, मतलब हम करंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ तीन चीजें सीखी है, एक तो पावर, पावर बराबर क्या होता है, वी इंटू में आई होता है, बात समझ में आ रही है। या फिर क्या बोल सकते हो, वी क्यू अपॉन में टी, समझ में आ रही है बात कि नहीं, ठीक है। उसके बाद एक ये कि H बराबर क्या है, P इंटू टी, ठीक है, P की जगह ये रख दिया तो वी आई टी हो गया। या फिर ये, ठीक है, कि हमने क्या करा, V की जगह क्या रख दिया, आई आर, क्या रख दिया, आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और इसी को क्या बोला, जूल्स लॉ। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन कर लेना, समझ में आ जाएगा, या समझा दूँ, समझना है। देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन है, कंज्यूम करता है एनर्जी 840 वॉट की, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे है, और 360 वॉट जब हीटिंग मिनिमम पे है। कह रहा है वोल्टेज 220 है, वोल्टेज क्या है, 220। हमें दोनों केसेस में क्या निकालना है, करंट, क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है, आपको क्या पता है, P बराबर क्या होता है, वी आई, P बराबर क्या होता है बेटा,
वी आई होता है, कोई दिक्कत है इस बात में? तो क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन में वी, पी अपॉन में वी। ये जो वॉट दे रखा है ये क्या है, पावर, ये क्या होता है, ठीक है सुजन, तो ये पावर है। तो कुछ नहीं किया, आई बराबर क्या है, पी 840 वॉट डिवाइडेड बाय 220 वॉट, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और यूनिट से पहचान लेना क्या दे रखा है, कहाँ दे रखा है, वो इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया, 3.82 एम्पेयर, कोई दिक्कत। और ऐसे मिनिमम पे कि 220 डिवाइडेड बाय 3.82, इससे क्या आ जाएगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, यहाँ तुम्हें रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आई। कोई दिक्कत इन चीज़ों में, है ना, ओम्स लॉ से ये पढ़ा है ना, वी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई। कोई दिक्कत, आसान है। तो यही चीज़ें बोल रहा है वो कि मिनिमम रेट पे भी ये दोनों चीज़ें निकाल दी। अब देखो कह रहा है 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है हर सेकेंड, ठीक है, 4 ओम के रेजिस्टेंस में, 4 ओम के रेजिस्टेंस में। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब एक बात पे ध्यान दो, यहाँ तुम्हें क्या क्या दे रखा है, एच दे रखा है ना, ये हीट है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि हर सेकंड प्रोड्यूस होती है, तो टाइम क्या हो गया, 1 सेकंड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये 4 ओम का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कोई दिक्कत। और तुम्हें क्या निकालना है, वी, क्या निकालना है, वी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को समझना कि वी के लिए तुमको क्या चाहिए, पहले आई, क्या चाहिए, आई, ठीक है, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, आई आर, क्या होता है, आई आर, ठीक है। आर भी तुम्हारे पास है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला देखो, एच वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि तुमने अभी पढ़ा कि एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, हाँ या ना। तो अगर मैं आई निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, आई, तो क्या होगा, एच अपॉन में आर टी, ठीक है, और ये उस पर क्या लग जाएगा, रूट। कोई दिक्कत है इस बात में, तो वही यहाँ से रूट आया है। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 1, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25, 25 का रूट क्या होता है, 5, ठीक है। तो करंट हमारा क्या आ गया, 5 एम्पेयर, क्या आ गया, 5 एम्पेयर। बस बी बराबर आई आर, खत्म, आ गई बात समझ में, ईजी था। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है पावर का, ये और पढ़ा देते हैं, काम खत्म, ठीक है। इसको रीड कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ, चलो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, टंगस्टन के बारे में लिखा हुआ है वहाँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटा, अभी तुमने पढ़ा, पावर बराबर क्या होता है, वी आई, पावर बराबर क्या होता है, वी आई। कोई दिक्कत है इस बात में? अब एक बात और कि P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर, तो भाई आई आर है तो वो आई स्क्वायर आर हो गया। कोई दिक्कत है इस चीज़ में, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर मैं डिवाइड कर दूं आर से, किससे डिवाइड कर दूं, आर से डिवाइड कर दूं इसको, ठीक है, कि P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत, अब ये बराबर किसके हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर के। कैसे हुआ ये, कोई बता सकता है? कोई थोड़ा तो दिमाग लगा लो भाई। आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आई स्क्वायर है ना हमारे पास, तो यहाँ पे क्या रख दिया, मान लो ये है v अपॉन में r इंटू वी अपॉन में r इंटू में r, एक r से एक r कैंसिल हो गया, बचा क्या, v स्क्वायर अपॉन में r। समझ गए, वही घुमा घुमा के वही चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है कि v बराबर क्या है, आई आर है, ठीक है, और p बराबर क्या है, वी आई, ठीक है, और h बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी। समझ आ गया, और या फिर क्या बोलेगा, अबे आई स्क्वायर आर टी, है ना, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ देखो, तो ये बोल रहा है वो पावर के बारे में, ठीक है। कह रहा है एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पावर की, वो क्या होती है बेटा, वॉट, क्या होती है, वॉट, ठीक है। कह रहा है ये पावर है जो कंज्यूम कर रहा है एक डिवाइस, ठीक है, जहां 1 एम्पेयर का करंट है, ठीक है, जब ऑपरेट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वॉट। क्योंकि देखो पी, वी और आई है ना, तो करंट का क्या है, 1 एम्पेयर, ठीक है, और वी क्या होता है, 1 वॉट। कोई दिक्कत इस बात में, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब एक बात देखो, ये लिखा है 1 वॉट बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पेयर, ठीक है, तो 1 VA। कह रहा है ये जो यूनिट वॉट है ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। कह रहा है एक्चुअल प्रैक्टिस में
ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट का इस्तेमाल होता है जो कि होता है किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। ये 1000 वॉट्स के बराबर होता है। ठीक है, अपने बिलों पे देखोगे ना, बिजली के बिलों पे, तो वो 1 किलोवाट लिख के आता है। ठीक है, किसी घर में ज़्यादा चलता होगा अप्लायंस वगैरह, वहाँ 2 किलोवाट लिख के आएगा। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से है। तो सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, कह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयर फॉर वॉट आर। अब एक बात को समझो, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? पावर और टाइम को, जैसे वहाँ H बराबर तुमने किया था ना, P इंटू टी, तो T के लिए क्या लगा दिया? R। क्या लगा दिया? R। तो जो इसकी यूनिट है, ठीक है, वो क्या हो गई तुम्हारी? वॉट आर। क्या हो गई? वॉट आर। और 1 वॉट आर क्या होती है? वो एनर्जी जो कंज्यूम होती है जब 1 वॉट पावर को 1 घंटे के लिए यूज किया जाता है। 1 वॉट पावर को 1 घंटे के लिए। समझ आया? ये जो घरों में जो लोड बढ़ाते घटाते हैं ना, वो ऐसे ही होता है कि आप 1 घंटे में कितना इस्तेमाल कर रहे हो, या शायद लिखा था 45 मिनट लिखा था कि 45 मिनट में कितना लोड आपके, ठीक है, मीटर पे रहता है, उस हिसाब से फिर वो उस हिसाब से आपको लोड देते हैं। समझ आ रहा है? तो 1 घंटे में कितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे डिटरमाइन होता है कि घर में कितने किलोवाट का वो लोड देंगे। आई बात समझ में? तो ये चीज थी। तो कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। कह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयर फॉर वॉट आर। कह रहा है 1 वॉट एनर्जी है जब 1 वॉट पावर 1 घंटे तक इस्तेमाल हो रही है। कह रहा है जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो क्या है? किलोवाट आर। किलोवाट इसीलिए है क्योंकि मैंने मतलब पहले लिखा था ना कि भाई किलोवाट ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वॉट बहुत छोटी यूनिट है। वॉट बहुत क्या बेटा? छोटी यूनिट। ठीक है, तो इसको हम यूनिट बोलते हैं। जो यहाँ पे हम यूनिट नहीं बोलते, कितनी यूनिट आ गई है ना, कितना यूनिट बिजली बिल आया है, तो वो यूनिट यही होता है, किलोवाट आर। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, तो वही बोलता है। अब कह रहा है 1 किलोवाट आर कितना? तो 1000 वॉट और 3600 सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये चीज़ इसके अंदर आएगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, जूल में बदल दिया उसको। ये वॉट सेकेंड क्या है? जूल है, क्योंकि एनर्जी है ना। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट जूल। अब यहाँ एक बात है मजे की, कह रहा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, किंतु ये गलत है। हम जो है बोर्ड को सिर्फ क्यों देते हैं पैसा? ताकि वो मूव करवा सके, उन्हें क्या करवा सके? मूव। कह रहा है वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन, हम कोई चीज कंज्यूम नहीं हो रही, बस वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने का हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो ये चीज है। ठीक है, तो हम उस एनर्जी के लिए पैसा दे रहे हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए। अब यहाँ पे एक बात है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो बता रहा है वो यही बात है कि हम बहुत, जैसे लाइटों में, ठीक है, खैर अब तो ये आ गए हैं अलग अलग टाइप के। पहले जो बल्ब इस्तेमाल होते थे तुमने देखा होगा, बहुत गर्म हो जाते हैं वो पीले वाले जो बल्ब थे। ठीक है, क्यों? वो यही करते हैं कि उनमें हीटिंग इफेक्ट आता है, तो बहुत सारी एनर्जी हीट में जाती है और उनमें थोड़ी सी एनर्जी कहाँ जाती है? लाइट की तरफ जाती है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट का यूज हम लाइट के लिए करते हैं और भी कई चीज़ों में करते हैं, वो ये बता रहा है। ठीक है, जैसे देखो, कह रहा है जनरेशन ऑफ हीट जो है कंडक्टर में, वो क्या है? इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है इलेक्ट्रिक करंट का, जिससे हम मतलब इनएविटेबल हो गया, जिससे मतलब रोका नहीं जा सकता, वो हो गई। कह रहा है बहुत सारे केसेस में अनडिजायरेबल होता है, नहीं चाहते हम। ठीक है, क्योंकि वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में बदल देता है। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट जो है अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट। अब होता क्या है कि जो अनअवॉइडेबल हीट है कभी कभी टेम्परेचर को राइज कर देता है कंपोनेंट का, और जो हम नहीं चाहते उनकी प्रॉपर्टी को जो है ऑल्टर कर देता है। कह रहे हैं जबकि हाँ ये है कि हीटिंग इफेक्ट के यूजफुल भी है, जैसे लॉन्ड्री आयरन होता है, ठीक है, टोस्टर होता है, किस किस के घर में है? ठीक है, ठीक है, तो वो चीज़ है। कह रहा है इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इलेक्ट्रिक केटल होती है, केटल भी होगी तुम लोग घर में, है ना, हीटर होता है, ये सब फैमिलियर डिवाइस हैं जो हम इसी पे काम करते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है ना, लाइट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब है। कह रहा है फिलामेंट होता है, बस ये है कि हीट जो जनरेट हो रही है, ठीक है, उसको वो रोक पाए, और बाकी ये है कि इसीलिए वो बहुत गर्म हो जाता है और लाइट देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये बात है ना कि वो मेल्ट नहीं होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे। कोई ऐसी चीज बल्ब में लगाएंगे ना जो कि मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात है कि बहुत रिसर्च हुई थी इसके बारे में भी, कौन से किससे बना सकते हैं बल्ब। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज़ें हैं। तो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, ठीक है, किसी को पता है कौन सा मेटल यूज होता है फिलामेंट में? टंगस्टन, है ना, जानते हो, सुना है, बढ़िया। तो यही बोल रहा है एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जैसे कि टंगस्टन, ठीक है, इसे यूज करते हैं फिलामेंट बनाने में। कह रहा है फिलामेंट जो है वो थर्मली आइसोलेट होता है जितना हो सकता है। समझ आया? कि उसे हीट को वो जितना हो सके रोक सके या एब्जॉर्ब कर सके, जो भी है। समझ आया? तो वो चीज़ें इसमें जा रही है।
कह रहा है बल्ब को हम क्या करते हैं साथ में, केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन के साथ क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, या फिर आर्गन गैसेस, ताकि उसकी लंबी लाइफ चल सके। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट अपीयर एज हीट, ज्यादातर तो हीट में ही चला जाता है। ठीक है, बहुत स्मॉल पार्ट होता है जो लाइट की तरह हमें दिखता है। समझ आया? तो ये चीज है। कह रहा है एक और कॉमन एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्यूज में। कहाँ है बेटा? फ्यूज में। फ्यूज लगता है ना चीजों में, क्या लग जाता है? फ्यूज। वो फ्यूज क्या होता है? जो भी हम अप्लायंस यूज कर रहे हैं ना, जितना भी करंट वो ले रहा है उससे थोड़ा ज्यादा वाला हम एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ताकि अगर ज्यादा हीट हो जाए, थोड़ा भी ज्यादा हीट हो, तुरंत के तुरंत क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हम करते हैं कि फ्यूज ज्यादा वाला लगता है। अभी देखो कैसे एग्जांपल देगा वो आपको। कह रहा है कि क्या होता है, ये जो फ्यूज होता है ये सर्किट्स को बचा लेता है और अप्लायंसेस को, है ना, कि अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, कभी ज्यादा हीट होने लगे, तो वो उस केस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो कह रहा है प्लेस करते हैं सीरीज में, फ्यूज को किस में लगाते हैं बेटा? सीरीज में लगा देते हैं। कह रहा है पीस ऑफ वायर होता है बस वो, ठीक है, एक पीस है वायर का जो कि मेटल का या फिर एलॉय का बना हुआ होता है, जिसका एक अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये सब इसके अंदर होता है। कह रहा है अगर एक लार्जर करंट आ जाए, एक करंट जो कि ज्यादा है एक स्पेसिफाइड वैल्यू से, वो सर्किट में फ्लो हो जाए, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, फ्यूज वायर बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर देगा फ्यूज वायर को, क्या कर देगा, मेल्ट, और सर्किट टूट गया सर्किट। तो बाकी की चीजें बच जाती है, बाकी की चीजें बच जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यही बोल रहा है वो कि फ्यूज वायर जो है वो क्या होता है, एनकेस्ड इन कार्ट्रिज। एक कार्ट्रिज में होता है, एक छोटा सा, तुमने देखा भी होगा, अगर कभी देखा होगा तो, दोनों तरफ से वो सिल्वर कलर के बॉक्स टाइप में होता है, छोटा सा। ठीक है, हाँ हाँ, ग्लास की तरह होगा वो। तो वही बोल रहा है कि कह रहा है कि दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। कह रहा है ये जो है एनकेस्ड इन कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड, मेटल के एंड होते हैं उसके। ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि सिल्वर तो मेटल है। कह रहा है द फ्यूजेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड एज, जो डोमेस्टिक पर्पज में यूज करते हैं 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, ऐसे होता है। कह रहा है जैसे एक इलेक्ट्रिक आयरन है, कह रहा है जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर लेता है, जब 220 वॉट पे हम उसे चलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि करंट देखेंगे कि कितना फ्लो होगा, करंट देखेंगे कि कितना फ्लो होगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि जो करंट है ना कितना होगा, 1000/220 एम्पेयर, मतलब कि 4.54 एम्पेयर फ्लो होगा सर्किट में। तो हम एक 5 एम्पेयर का फ्यूज यूज करेंगे। ठीक है, कि अगर ज्यादा हीटिंग हो गई, उसे इतनी तो चाहिए ही भाई, 4.54 एम्पेयर तो उसे भी चाहिए, तो हम 5 एम्पेयर का कुछ लगा देंगे कि अगर उससे ऊपर गया तो वो ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जितना एक अप्लायंस को चाहिए पावर, ठीक है, मतलब ये एम्पेयर में, ठीक है, करंट चाहिए, उससे ज्यादा अगर जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है, तो हम ज्यादा वाला लगाते हैं। फ्यूज के बारे में समझ आ गया, ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत? एक चैप्टर और रह गया ना बस, फिजिक्स का, क्या नाम है, साउंड, अच्छा मैग्नेटिक इफेक्ट, सॉरी वो 9th का है। समझ में आ गई पूरी बात? कोई दिक्कत है? आसान है चैप्टर भाई, तुझे आया पक्का? चलो ठीक है, तो सारा चैप्टर रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना, बाकी जहाँ डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। आप लोग भी बच्चों अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा पूरी आपको और अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बस एक छोटा सा कमेंट कर देना, बाकी अगर सारी बातें समझ आ गई है तो बस ठीक है, फिर अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, और मैथ की वीडियो मैथ के चैनल पर मिलेगी, तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है, सर्च कर लेना कमल एंड ट्यूटोरियल, आपको मैथ का चैनल मिल जाएगा। अब वहाँ हम आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और भी कई सारे चैप्टर मज़ेदार से पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर परसों शाम 6 बजे।